Jai Hind CDS, NDA and CAPF aspirants. I welcome you all in the next lecture of biology and this is going to be the 5th lecture. और भैया इससे पिछले लेक्चर में हमने शुरू करा था डिस्कस करना लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। और यार मैंने लाइफ प्रोसेस में आपको एक सिंपल सी चीज समझा दी थी कि ऑल द फंक्शंस व्हिच हेल्प्स अस इन द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी एंड कीप्स अस अलाइव आर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। और उसी के साथ साथ मैं आपको अभी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से कल समझा चुका हूं कि भैया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेट्रोट्रॉप्स क्या है। उसी के साथ साथ मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा दिया था कि भाई चाहे प्लांट्स हों और एनिमल्स हों, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा किस तरीके से काम करता है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मोर प्रोसेसेस, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम की एक सेपरेट क्लास में आपको करूंगा जिसमें मैं नर्व सेल, कोऑर्डिनेशन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आपको समझाऊंगा। सो विद अ वंडरफुल स्माइल आइए जरा शुरू करते हैं भैया अपनी क्लास और आते हैं अपने तरीके पे। और आज हम समझेंगे आपके दिल की कहानी। ठीक है, आज हम क्या समझेंगे? आज समझेंगे भैया आपके दिल की कहानी कि आपका जो दिल है किस तरीके से धड़कता है, क्या क्या चीजें रहती हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में होता है, और ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, नीचे आते हैं और शुरू करते हैं हम अपना क्या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की बॉयज एंड गर्ल्स बात करते हैं तो भैया एक सिंपल सी बात मुझे बता दो कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, मैंने आपको कल समझा दिया था कि भैया न्यूट्रिशन में क्या होता है। मैंने आपको बताया कि सर द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और भैया जब हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो मैंने आपको बताया था कि भैया आपके कार्बोहाइड्रेट्स आर फाइनली कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज। ग्लूकोज में भैया वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अमीनो एसिड्स में प्रोटीन हो जाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में आपके क्या हो जाते हैं, फैट्स हो जाते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें भैया हमारी विलीज में जो रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती हैं वहां से ब्लड के अंदर डिजोल्व होकर आपका वो पूरा फूड कहाँ पहुंचता है, सेल्स तक पहुंचता है। और फिर क्या होता है कि भैया फिर शुरू होता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है कि सर द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर टू जनरेट एनर्जी फॉर द सेलुलर नीड्स इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि भैया आप ऑक्सीजन लोगे और ये जो एनर्जी आप पे कार्बोहाइड्रेट आया इसको पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा इन द साइटोप्लाज्म। और फिर 3 तरीके के रेस्पिरेशन मैंने आपको समझा दिए थे, एक एरोबिक, एक एनाएरोबिक और एक जहां लैक्टिक एसिड बन रही थी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये फाइनली सारी चीजें बन गई, एटीपी से एनर्जी हमारी क्या है, हमने एक्वायर कर ली। तो भैया जब एटीपी से मैंने एनर्जी एक्वायर कर ली तो यहाँ पे क्या था, मैंने एक चीज समझाई थी कल आपको भैया बहुत अच्छे से कि भैया जब मेरा ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एटीपी बनेगा तो एटीपी के साथ साथ क्या बन रहा था सर जी, एटीपी के साथ साथ बन रही थी कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बन रहा था सर, वाटर बन रहा था। कहां बन रहा था सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। किस में हो रहा था सर, आपने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कैसे होता था कि सर पहले मेरा 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल और फिर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वहां भैया मैंने आपको सिंपल सी चीजें समझा दी थी बॉयज एंड गर्ल्स कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये क्या है, ये मेरा सेलुलर वेस्ट है। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज सेलुलर वेस्ट। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ क्या है कि जो मेरी ऑक्सीजन आ रही थी वो मेरी ऑक्सीजन कहाँ आई थी, लंग्स में आई थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, यानी कि होता क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, जरा एक बेसिक समझा रहा हूं, अभी आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूं। बेसिक क्या है कि सर मेरे जो ऑर्गन्स थे सर मेरे जो ऑर्गन्स हैं वहां पे क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कहां तक लानी पड़ेगी, अपने हार्ट तक लानी पड़ेगी। और वो हार्ट भैया इसको पंप करेगा कहां, लंग्स तक। लंग्स पे क्या है, एल्वियोलीज है, ये एल्वियोली में आएगा। और एल्वियोली से क्या होगा, ये नोस्ट्रिल्स के थ्रू भैया बाहर चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दूसरा प्रोसेस मेरा क्या हो रहा था भैया, इन्हीं जो ऑक्सीजन की बात करूं मैं अगर, तो भैया हो क्या रहा था कि ये नोस्ट्रिल्स थी सर। नोस्ट्रिल से सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन ली सर, वो ऑक्सीजन पहुंची मेरे एल्वियोली में, एल्वियोली से पहुंची सर मेरे लंग्स में। ठीक है, सॉरी मतलब आप लंग्स में पहुंची फिर एल्वियोली में पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं। जब मेरी एल्वियोलीज में पहुंच गई तो भैया एल्वियोली से वो कहां आती है, ब्लड में आती है, ह्यूमोग्लोबिन। और वो ब्लड कहां तक पहुंचाता है, उसको हार्ट तक पहुंचाता है। और हार्ट से भैया कहां पहुंचती है, वो ऑर्गन्स तक पहुंचती है फॉर द टू जनरेट ओटीपी।
तो ये जो पूरे प्रोसेस हो रहे हैं इनमें हमें समझ आ गई कि भाई अनटिल और अनलेस इफ वी डोंट हैव अ पंपिंग ऑर्गन, जिसका नाम क्या है, हार्ट है, अनटिल और अनलेस हमारे पास वो पंपिंग ऑर्गन नहीं होगा, तब तक भैया हमारे पूरे बॉडी के एक एक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर भेज पाएंगे, जो कि हमारे लिए नेसेसरी है। एंड होल ऑफ दिस प्रोसेस which is involved in getting rid of this carbon dioxide and providing this oxygen to each and every cell or organ of our body is termed as transportation in human beings. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आपने कहा सर ये बात तो समझ में आ गई कि ये हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हार्ट जो है वो सप्लाई करता है। उसके साथ साथ एक और चीज तो हमें समझ आई, एक और चीज तो हमें समझ आई कि भैया ये ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसफर कर रहा है, व्हाट इज द मीडियम, इट इज द ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसफर कर रहा है इधर से उधर, ब्लड। तो भैया किससे ट्रांसफर होती है, आपने कहा सर ब्लड ले जाएगा मेरा बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर जाएगी इनसाइड द ब्लड और ऑक्सीजन भैया हीमोग्लोबिन। तो ब्लड इस ऑक्सीजन को भैया हार्ट तक पहुंचाएगा और इसको भैया लंग्स तक पहुंच, फिर हार्ट तक पहुंचाएगा इसको भी, ये हार्ट से जाएगी ऑर्गन्स तक और ये जाएगी भैया हार्ट से कहां, बाहर लंग्स तक। तो ये समझ में आ गया हमें कि भैया ब्लड है, इट ब्लड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरियस हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स एंड फूड मटेरियल इनसाइड आवर बॉडी। अब इस ब्लड को किसी न किसी पंपिंग ऑर्गन की जरूरत है, उसी पंपिंग ऑर्गन की जिससे ये सारी बॉडी में पहुंच सके, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, हार्ट। इतनी बेसिक क्लियर है। देखो मैंने इसलिए इतना लिखा आपके लिए, मैं नॉर्मली बोल सकता था कि एटलीस्ट आपको सबसे पहले बात समझ आए, सबसे पहले आपको ये तो समझ आए कि हम करने क्या वाले हैं। उसके बाद आओ और उसके बाद भैया हम समझते हैं किसकी कहानी, दिल की कहानी। दिल की कहानी। अब दिल की कहानी भैया मैं यहां आपकी महबूबा की कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, मैं यहां आपको बायोलॉजिकली पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे आपके ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं और कैसे हम सिस्टम बनता है। अब देखो सबसे पहली चीज, आप सबसे पहले नोट डाउन, प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, कम बैक टू द पॉइंट। सबसे पहली चीज है कि सर जी ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। आपने कहा सर इस चीज में तो कोई इशू नहीं है, आपने कई बार समझा दिया। मैंने आपको बोला उस दिन भी समझाया था कि 4 चैम्बर क्यों होते हैं, बिकॉज वी आर हाईली एफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स, हमारी एनर्जी नीड्स बहुत ज्यादा है, सो वी कांट टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने कहा ठीक है सर। उसी के साथ साथ जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 3, दे कैन टॉलरेट सम अमाउंट ऑफ मिक्सिंग। और जो मेरी फिशेस थी उनमें कितने चैम्बर्स थे, 2 चैम्बर थे। बट हम ह्यूमंस में क्या होगा, ह्यूमंस में होंगे भैया 4 चैम्बर। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। अब वो 4 चैम्बर कैसे कैसे होंगे, क्या क्या चीजें उनके अंदर होती हैं, पहले मैं आपको रफली समझाता हूं, फिर हम बहुत तगड़ा सा डायग्राम देखेंगे रफली, जिससे कि आपको चीजें समझ आए। अब वो 4 चैम्बर कैसे होते हैं भैया, आइए जरा यहां ड्रॉ करते हैं और मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका हार्ट है। अब आपने कहा कि सर हमने तो हार्ट को कुछ इस तरीके से पढ़ा है, तो न तो भैया ऐसा शेप होता है न ऐसा शेप होता है, बट अभी समझाने के लिए मैंने आपको ये बनाया। तो होता क्या है कि इस हार्ट में भैया डिवीजन होगा आपका, डिवीजन होगा। आपने कहा ठीक है सर 4 चैम्बर क्या होते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। आपने कहा डिवीजन रहेगा, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो है कौन सी साइड है भैया, मेरी लेफ्ट साइड है, और ये है भैया मेरी कौन सी साइड, ये है सर जी राइट साइड। तो जो मेरी लेफ्ट साइड होगी, तो ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट साइड ऑफ माई हार्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड and right side is always associated with the carbon dioxide blood. And to prevent this intermixing of carbon dioxide and oxygen, इसीलिए हमारा भैया सेपरेशन है। आपने कहा ठीक है सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे की कहानी बताओ। मैंने कहा तो चलो आओ अब आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूं। आगे की कहानी भैया मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि भैया ऑक्सीजन जो आती है, ऑक्सीजन जो आती है बॉयज एंड गर्ल्स, वो कहां से आती है मेरे हार्ट में। आपने कहा सर लंग से आती है। आपने कहा सर लंग से आती है, आपने समझा दिया। तो होता क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, भैया जो ऑक्सीजन आएगी मेरी वो लंग्स से किसके थ्रू आती है, दैट कम्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। आगे चल करके ये है मेरे लंग्स,
तो लंग से जब मेरी ऑक्सीजन आ रही है, वो आ रही है भैया किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। याद रखेंगे, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने कहा ओके सर, मैंने कहा उसी तरीके से भैया आपका आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? तो आपने कहा कि सर वो आता तो हमारे ऑर्गन से है, आता तो हमारे ऑर्गन से है, इट विल बी कनेक्टेड टू द ऑर्गन्स। और किसके थ्रू आता है? किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। तो आपसे पूछे कोई कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेकर के आ रही है, आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। मैंने कहा पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेकर के आ रही है? आपने कहा सर डीऑक्सीनेटेड ब्लड। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब फिर होगा क्या? होगा क्या बॉयज एंड गर्ल्स, कि जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा तो इस लेफ्ट चैम्बर में भी हमारा एक डिवीजन रहता है। तो ब्लड जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा भैया मेरे लेफ्ट एट्रियम में। और जैसे ही ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंचेगा, जब ब्लड भर रहा होगा उसमें, तो वो एकदम रिलैक्स रहेगा। जब उसमें कंप्लीटली ब्लड फिल हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, the oxygenated blood is passed to other chamber on the left side, which is known as left ventricle. आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा भैया जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? सर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा उसमें पूरा ब्लड फिल हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द ऑर्गन्स वाया, यह होता है आपका एओर्टा। आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से क्या होगा, जब भैया मेरी इस साइड ब्लड फिल हो रहा होगा, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो ये रिलैक्स करेगा, और इसको मैं बोल दूंगा क्या? राइट एट्रियम। और भैया मैं नीचे फिर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे ब्लड ट्रांसफर होगा, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसको मैं क्या बोल दूंगा? राइट वेंट्रिकल। आपने कहा ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ आ गई। और इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? सर इट विल गो टू द लंग्स, इट विल गो टू द लंग्स। ठीक है, इट विल गो टू द लंग्स। आपने कहा ठीक है सर। अब मैंने बोला कि भैया लंग्स में किसके थ्रू जाएगा? ये वाया पल्मोनरी आर्टरी, वाया पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन कहां है? लंग से लेकर के आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेकर के जा रही है। इतनी बात आप याद रखेंगे। हमने कहा ठीक है सर, तो कैसा ब्लड लाएगी पल्मोनरी आर्टरी? भैया कार्बन डाइऑक्साइड वाला। पल्मोनरी वेन कैसा लाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात क्लियर है। इसी तरीके से ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे चीजें क्लैरिफाई करी है। अब जरा आओ मैं वन बाय वन और अच्छे से आपको डिटेल में बताता हूं, बट प्लीज कीप योर मेकिंग योर नोट्स। आपने कहा ठीक है सर। सबसे पहले मैंने आपकी बात करी, अब आप एक फ्लो चार्ट बनाओ। प्लीज मेक वन फ्लो चार्ट विद मी। मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक सेकंड रुको। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। आपने कहा ठीक है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। तो भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले मेरे कहां पे आई? भैया ऑक्सीजन ऑक्सीजन आई थी सर सबसे पहले हमारे कहां पे? लंग्स में। सो प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट प्लीज अलोंग विद मी। लंग्स पे, लंग्स से आई, ठीक है, लंग से आया। लंग से भैया किसके थ्रू आया था? किसके थ्रू आया था बॉयज एंड गर्ल्स? आपने कहा कि सर आपने कोई वेन बताई थी। मैंने कहा था भैया वाया पल्मोनरी वेन। वाया पल्मोनरी वेन क्या होगा? आपका ब्लड आएगा भैया कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने कहा वो पहुंचेगा कहां सर? आपने बोला कि सर वो सबसे पहले पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो फिर लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? आपने बोला सर इट रिलैक्सेस एंड ब्लड फिल्स। फिर क्या करेगा भैया? आफ्टर दैट इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस।
और उसमें ब्लड पहुंच जाएगा। उसके बाद भैया जैसे ही ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट करा, ब्लड भैया कहां पहुंचा सर? ब्लड पहुंचा आपका कहां पे सर जी? लेफ्ट वेंट्रिकल में, सी नंबर। कहां पहुंचा ब्लड मेरा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया तो भैया क्या करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल सर? इट रिलैक्सेस एंड ब्लड फिल्स। फिर मैंने बोला उसके बाद क्या होगा कि सर इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। फिर भैया आगे चले तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद किसके थ्रू जाएगा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू। एओर्टा में पहुंचा। आपने कहा सर एओर्टा क्या करेगा? एओर्टा भैया ओपन अप होता है मेरा किसमें? वेरियस आर्टरीज में। अब आपसे पूछे कि भैया आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप कहोगे आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। But there is only one exception, that is pulmonary artery, which carries deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. Please remember this exception. आपने कहा ठीक है सर। फिर आर्टरीज क्या करेंगी सर? These arteries will open up into a cell thick, very thin blood vessels which are known as capillaries. कैपिलरीज में पहुंचेगा। अब कैपिलरीज में पहुंचेगा तो कैपिलरीज क्या होंगी? कैपिलरीज भैया उसको ऑर्गन के सारे सेल तक बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या पहुंचाएंगी? फूड पहुंचाएंगी, ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। अब इन कैपिलरीज ने पहुंचा दिया किधर भैया? किधर भैया? इन्होंने पहुंचा दिया सर आपका ऑर्गन्स तक। ऑर्गन्स किसके बने हैं? सेल के। आपने कहा ठीक है सर। इन्होंने क्या करा सर? ऑर्गन्स ने क्या करा? ऑर्गन्स ने सर कुछ नहीं करा। इन्होंने भैया जी क्या करा आपका? इन्होंने सर उसका यूज किया ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का, एटीपी बनाया। बन क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखना आपको 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट कर दूंगा, आप कहोगे कि सर इतनी क्लैरिटी कभी नहीं मिली। ऑर्गन्स ने बनाया। अब यहां पे क्या बनी मेरी भैया? कार्बन डाइऑक्साइड बनी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को मेरे को लाना है बाहर, तो होगा क्या? फिर भैया ये जो ऑर्गन्स जो है अपना बना बनू के फिर से ये किसमें ओपन अप होंगे सर? दे विल अगेन ओपन अप इनटू द कैपिलरीज। अगेन ओपन अप इनटू द कैपिलरीज। आपने कहा ठीक है जी। और इन्हीं कैपिलरीज से फिर से क्या होगा? फिर से क्या होगा? आपकी भैया वेन्स बनेंगी। आर्टरीज ओपन अप इनटू कैपिलरीज और कैपिलरीज खत्म होती हैं कहां करके? वो वेन्स बना लेती हैं। तो आपसे कोई पूछे कि वेन्स कैसा ब्लड ला रही हैं, आप कहोगे सर दे ऑलवेज कैरी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। पर मैंने कहा कि भैया टेल मी द नेम ऑफ वन वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप कहोगे कौन सी वेन है? कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। कहां से लाती है? लंग से लेकर के आती है लेफ्ट एट्रियम तक। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ही एक्सेप्शन है, याद रखना। आपने कहा ठीक है सर, वेन से आ गया। अब वेन से कहां आया मेरा? वेन से कहां आया? वेना कावा। ऑलवेज रिमेंबर वेना कावा। अब वेना कावा जैसे भैया एओर्टा से जा रहा था, वेना कावा से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, तो कहां पे आएगा? कहां पे आएगा सर? मेरा आएगा राइट एट्रियम में। कहां पे आएगा सर? राइट एट्रियम में। मैंने कहा ठीक है। राइट एट्रियम क्या करेगा सर? इट रिलैक्सेस एंड ब्लड फिल्स। उसके बाद क्या करेगा सर? इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड राइट वेंट्रिकल रिलैक्सेस। और भैया राइट एट्रियम से ब्लड कहां पहुंचा मेरा सर? वो पहुंच गया कहां आपका? राइट एट्रियम में। कहां पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में, सॉरी, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा और ब्लड फिल होगा। और भैया फिर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड मेरा कहां पहुंचेगा सर? ब्लड विल रीच माय पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचेगा।
अब पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंच जाएगा भैया आपका, वापस लंग्स में। बात खत्म। ये आपका पूरा ट्रांसपोर्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। जरा आ जाओ एक बार फिर से देख लो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया मेरे लंग्स में, लंग्स में वाया पल्मोनरी वेन, दिस इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल अदर वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, वो रिलैक्स किया, ठीक है, तो ब्लड फिल हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो भैया लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा, और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स किया, ब्लड फिल हुआ, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट करा तो एओर्टा में पहुंचा। एओर्टा से क्या बनती है, मेरी आर्टरीज बनती हैं। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर भैया वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, और फिर कैपिलरीज यूनाइट होंगी दोबारा से, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बनने के बाद कैपिलरीज में दोबारा से यूनाइट हो जाएंगी, और वहां से भैया वेन्स में आएगा मेरा ब्लड। वेन से वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा, और राइट एट्रियम भैया मेरा रिलैक्स करेगा, और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल में आएगा, एंड वाया पल्मोनरी आर्टरी ब्लड विल फाइनली गो इनटू द लंग्स। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ योर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इतनी बात सबको क्लियर है? तो आइए जरा आगे की बात समझाता हूं। आपने कहा हाँ सर इतनी चीजों में कोई दिक्कत अब तक नहीं है, तो जरा मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात करेंगे हम आर्टरीज की। अभी डायग्राम वायग्राम सब दिखाऊंगा आपको, और मैं हमेशा बोलता हूं आपको, चाहे 10 मिनट की क्लास भैया एक्स्ट्रा हो जाए, बट मैं आपको क्लास में ही 99% 90% चीजें याद करा के भेजूंगा, क्योंकि हम 2-3 बार सेम चीज रिपीट करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा, आप नोट्स बनाओगे, फिर हम रीड आउट मारेंगे चीजों में से, फिर मतलब पीडीएफ हमें बताएगी भैया क्या है, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, एकदम क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब आर्टरीज है, आपने कहा सर आर्टरीज क्या है, तो मैंने कहा भैया दे कैरी ब्लड, पहला पॉइंट क्या है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। आपने कहा ठीक है। मैंने बोला कि भैया दूसरी चीज क्या है, कैसा ब्लड लेकर के जाएंगी, सर दे विल ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने कहा जब ये कहां से ब्लड भैया, जब राइट वेंट्रिकल मेरा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कैसा होगा भैया, एक प्रेशर से निकलेगा। जब एक प्रेशर से निकलेगा तो आपको याद रखना है, दीज आर्टरीज विल ऑलवेज हैव थिक वॉल्स। कैसी वॉल होंगी भैया, कैसी वॉल होंगी, थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। बिकॉज ब्लड कैसे आ रहा है, हाई प्रेशर से आ रहा है, थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। मैंने कहा क्या मेरे को एक ऐसी आर्टरी बता सकते हो कि जो भैया कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीनेटेड। आपने कहा यस सर, कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। कहां से लेके जाती है सर, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। आपने कहा ओके सर, ये 4 पॉइंट मैंने आर्टरीज को बता दिए। फिर आए हम आगे, मैंने आपसे पूछा कि भैया दूसरी चीज क्या है, मेरी वेन्स है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा वेन्स के बारे में कुछ कहानी बताओ, तो मोटा मोटी आपको ये तो समझ में आ गया कि सर दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू ऑर्गन्स टू हार्ट, और ऑर्गन से जब ब्लड जाएगा तो विल इट बी अंडर हाई प्रेशर, नो, सो दे डोंट नीड थिक वॉल्स, तो इनकी थिन वॉल्स होंगी, बिकॉज ब्लड इजंट पुस्ड अंडर प्रेशर। ऑर्गन थोड़ी प्रेशर लगा रहे हैं। नेम ऑफ वन वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सर पल्मोनरी वेन। कहां से लाती है सर, लंग्स से लेकर के आएगी, और लंग्स से लेकर के कहां पे आएगी, हार्ट तक लेकर के आएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, तीसरे नंबर पे आती है भैया मेरी कौन सी चीज, कैपिलरीज। नोट्स बना लो बस, नोट्स बनाने के बाद फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डायग्राम से देता हूं मैं आपको। अब भैया क्या होगा, कैपिलरीज आ जाएंगी। आपने कहा ठीक है, आर्टरीज से भैया आर्टरीज मेरी ओपन होती हैं, आर्टरीज डिवाइड इनटू कैपिलरीज, आर्टरीज डिवाइड इनटू, और ये कितनी पतली होती है, इवन इनटू वन सेल भैया, एक एक सेल की बराबर थिक भी होती है ये, वन सेल थिक ब्लड वेसल्स, एंड दीज आर नोन एज कैपिलरीज। आपने कहा ठीक है, कॉल्ड कैपिलरीज। अब आप में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैपिलरीज में क्यों हो रही है, क्योंकि भैया हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है। अब डिफ्यूजन से जाएगा पूरा का पूरा फूड ऑक्सीजन, तो डिफ्यूजन का मतलब है हर एक सेल के कांटेक्ट में रहना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां कैपिलरीज चाहिए आपको, इतनी सी बात है। उसके बाद आपने कहा सर ठीक है, अपने कहा ठीक है, तो भैया फिर उसके बाद क्या होगा कि कैपिलरीज से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ
एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें कहां चली जाएंगी आपके भैया ऑर्गन्स में, सेल्स तक पहुंच जाएंगी। फिर क्या होगा, दे विल अगेन यूनाइट इनटू वेन्स, और यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे क्या हो जाएगा भैया, एक्सचेंज हो जाएगा मेरा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इतनी बात सबको क्लियर है तो आप मान लीजिए बधाई हो आपको, आज आपने ह्यूमन हार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इतनी सी कहानी थी। अब जरा आइए मैं आपको सेकंड रिवीजन देता हूं। लेट्स कम टू द सेकंड रिवीजन। मैंने आपसे बोला वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पढ़ा चुका हूं। ब्लड कंसिस्ट, कौन सा फ्लूइड मीडियम है, प्लाज्मा है, जिसमें सेल सस्पेंडेड रहते हैं। आपने कहा ठीक है। प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी लेकर के जाएगा ये किडनी तक। आपने कहा ठीक है, इन द डिसॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द आरबीसी, मेनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। हमें क्या चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए। और भैया ये आपके दिल की कहानी है, ठीक है, हाय मेरा दिल। अब द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट के बराबर बड़ा रहता है, ठीक है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट के पास क्या है, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को बचाने के लिए विद द मिक्सिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। हमने कहा ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसको लंग्स तक जाना पड़ेगा फॉर, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करी जा सके। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से ब्रॉड बैक टू द हार्ट, वो हार्ट तक लाया जाता है। और दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय एओर्टा एंड देन बाय द आर्टरीज एंड देन बाय द कैपिलरीज, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। कौन से में आता है भैया, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिलैक्स करता है व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा while the next chamber ventricle, left ventricle relaxes so that the blood is transported to it. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body via the aorta. आपने कहा ठीक है। Deoxygenated blood कहां से आ रहा है सर, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium. As it relaxes, the right atrium contracts. The corresponding lower chamber, right ventricle, dilates. This transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. आपने कहा बहुत बढ़िया। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls. उनकी क्या होंगी, ventricles की thick muscular walls होंगी than the arteries do. Please add this point in the notes also. Valve ensure that blood does not flow backwards when the artery, atrium and the ventricles contract. अब आप देखो ह्यूमन हार्ट देखो ये, ठीक है। जो डिवाइडिंग वॉल है बिटवीन द फोर चैम्बर्स, मतलब लेफ्ट और राइट, उसको मैं बोल देता हूं सेप्टम। अच्छा आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा कि भैया एक वेना कावा आपकी फ्रॉम द अपर बॉडी होती है, एक वेना कावा लोअर बॉडी होती है। वेना कावा का काम क्या है, वेना कावा मेरा क्या कर रही है सर, वेना कावा जो है आपका ब्लड लेकर के जा रही है बैक टू द लंग्स। कहां लेकर के जाएगी, बैक टू द लंग्स। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, किसके थ्रू आएगा, किसके थ्रू आएगा सर, ये आएगा पल्मोनरी, ठीक है। ये किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के थ्रू मेरा ब्लड आएगा, नॉट पल्मोनरी, ठीक है। आ गया, आने के बाद भैया ये आएगा किसमें, आपके राइट एट्रियम में फिल होगा। राइट एट्रियम से यहां से होकर के जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से वो पंप आउट होगा बाय द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। आपने कहा ठीक है, पल्मोनरी वेन, सॉरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, ये पल्मोनरी आर्टरी आपकी, क्योंकि वही आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी। तो यहां से ये कहां पहुंच जाएगा, लंग्स के पास, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या भैया, मेरी पल्मोनरी वेन। ये कहां से लेकर के आएंगी, लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहां से वो वाया द एओर्टा, आप देख सकते हो ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकल रहा है और यहां से आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर ह्यूमन हार्ट। कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऑलरेडी समझ लिया है। उसके साथ साथ आगे समझो, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड क्यों यूजफुल है, जिससे हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्सिंग से बचा सके। ये सेपरेशन जो है वो क्या करेगा, हाईली एफिशिएंट सप्लाई कर देगा ऑक्सीजन की टू द बॉडी, एंड दिस इज यूजफुल इन एनिमल जिनकी हाई एनर्जी नीड्स है, जैसे कि हमें, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स व्हिच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एनर्जी यूज करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, उनको क्या बोल देता हूं, वार्म ब्लडेड। सो वी birds and mammals are warm blooded animals, that's why we need four chambers in our heart. On the other hand, amphibians and reptiles are three chambered, ठीक है, have three chambered heart and they are cold blooded animals, यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करेगा ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर एटमॉस्फेयर, सो दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड। तो ये भी याद रखना, आपसे पूछ ले भाई वार्म ब्लडेड के पास या कोल्ड ब्लडेड के पास किसको ज्यादा जरूरी है भैया, चार चैम्बर, तो आप बोलोगे वार्म ब्लडेड।
ओके, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर एंड द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स किस पे करता है, टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। ऐसे कौन है, एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है एंड दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। में ये ऑलरेडी समझा चुका हूं, बस मैं रीड कर रहा हूं कि दोबारा से आपको चीज समझ आए कि आप याद करके क्लास में ही चले जाओ। फिशेज ऑन द अदर हैंड, ठीक है, हैव ओनली 2 चैम्बर होते हैं उनके पास एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू देयर गिल्स, गिल्स में जाता है, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर वो बाकी की बॉडी के लिए पास होता है। तो आप हमेशा याद रखोगे जो फिशेज वगैरह हैं उनमें एक सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, वाइल ह्यूमंस में क्या हो रहा है, हमें डबल सर्कुलेशन होता है, बता चुका हूं। अब आओ ये डायग्राम देखो, बहुत प्यारा डायग्राम है। मैंने कहा कि भैया राइट वेंट्रिकल से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से वाया द एओर्टा बॉडी में ब्लड आता है किसके थ्रू, आर्टरीज। अब ये देख रहे हो आर्टरीज आर डिवाइडिंग इनटू कैपिलरीज, ये क्या है, कैपिलरीज है आपकी। और फिर क्या होगा, यहाँ पूरा प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ये सारी की सारी कैपिलरीज आकर के बनाएंगे एक वेन, और वेन से वेना कावा से ब्लड आएगा आपका कहाँ पे, राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल से वाया द पल्मोनरी आर्टरी वो कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, लंग्स में। और लंग्स में भी भैया क्या होती है आपकी, लंग कैपिलरीज होती हैं जो कहाँ पे ओपन होते हैं, जो आपके एल्वियोली होते हैं। बहुत क्लियर करेगा ये डायग्राम आपकी चीजें, ठीक है। और वहीं फिर क्या होगा ये यूनाइट करेंगी, ठीक है, यूनाइट करेंगी और क्या बनाएंगी, पल्मोनरी वेन बनाएंगी फ्रॉम द लंग्स, और वो एओर्टा में, वो सॉरी आपके लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर के आएंगे। इतना सा डायग्राम है, ऑलरेडी समझा चुका हूं। अच्छा, आर्टरीज क्या है, आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो ब्लड लेकर के जाती हैं हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आर्टरीज हैव ऑलवेज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है। वेन्स क्या करती हैं, veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that ensure the blood flows only in one direction. उसमें क्या होते हैं, valves होते हैं। आपने कहा ओके। On reaching an organ or tissue, आर्टरी डिवाइड होती है स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में, जिससे कि ब्लड कांटेक्ट में आ सके सारे इंडिविजुअल सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द स्मॉलेस्ट वेसल दैट हैव वॉल्स as thick as one cell thick are known as capillaries. Exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place through these capillaries only. ठीक है, कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं, वेन्स बनाती हैं, और वो वेन्स भैया ऑर्गन्स और टिश्यू से, आपका ऑर्गन और टिश्यू से कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्स बनाएंगी, और वो वेन्स मेरी ले आती हैं ब्लड को कहाँ पे, आपके लंग्स में। ठीक है, इतनी कहानी थी। उसके साथ साथ हमारे ब्लड में कुछ प्लेटलेट्स होती हैं। हमारे ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ाए थे मैंने आपको, आरबीसी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये चीज मैं आपको बार बार अब आ रही है, कनेक्टिव टिश्यू में बता चुका था मैं। डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स। चौथी चीज हमने पढ़ी थी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पढ़ी थी। सबका फंक्शन क्या था कि सर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर के आपके बॉडी तक पहुंचती है। डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म को देखते हैं। प्लाज्मा क्या है भैया, फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी चीजें, वाटर वगैरह सब कुछ होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और फूड डिसॉल्व होकर पहुंचते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम था, अब मान लो आपको लग गई चोट, तो आपकी बॉडी में लीकेज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ, कोई भी पाइप है उसमें अगर वाटर फ्लो हो रहा है और अगर उसमें लीकेज हो गई तो वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा। डू यू ऑल एग्री, हाँ सर प्रेशर कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इन द सेम सेंस जब हमारी चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी में लीकेज हो जाती है, तो ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो जब बाहर आता है तो क्या है, हार्ट के जो पंपिंग ऑर्गन है हमारा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और भैया ऐसा तो होगा नहीं कि भैया चोट लगी और आपने उस पर फेविक्विक लगा दी, ठीक है, चोट लगी भैया आप कुछ ऐसा लगा के आ गए कि भैया इसकी सर्जरी कर दो। तो नॉर्मल चोट लगती है तो भैया आप उस पर एमसील नहीं लगाओगे कि ये लीकेज बंद कर दूं, पाइप तो है नहीं वो। तो होता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, और जैसे कोई भी लीकेज होगी तो वो क्या करती हैं, जब जब सरफेस पे आती हैं इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एनवायरमेंट, वो ब्राउन ब्राउन लेयर बना लेती हैं, और उससे क्या होता है, आपका जो लीकेज है वो ब्लॉक हो जाती है, और उसके साथ साथ वो कुछ टाइम बाद आपके जो सेल्स और टिश्यूज से जो आपके डैमेज हुए हैं वो रिपेयर हो जाते हैं भैया, और रिपेयर होने के बाद मस्त आप चकाचक आपका फिर से हार्ट एफिशिएंट हो जाता है। तो वो होता है मेरा प्लेटलेट्स का काम। सो व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक? Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping organ. आपने कहा बिल्कुल। To avoid this, the blood has platelets which circulate around the body and plug these leaks by helping in the clot of the blood. उसके साथ साथ लिम्फ होते हैं आपके ब्लड में। अब ये लिम्फ क्या है ये चीज समझो, लिम्फ क्या है ये चीज थोड़ा सा ध्यान दो। देखो होगा क्या, ये पहली बार सुन रहे होगे आप, ठीक है, ये कॉमन नहीं है। अब जरा लिम्फ की बात करें तो आओ नोट्स बनाओ फिर से। लिम्फ, अब देखो ये लिम्फ क्या है, होता क्या है ना बॉयज एंड गर्ल्स, के हमारे जो कैपिलरीज होती हैं, हमारी
जो कैपिलरीज होती हैं उनमें थोड़े से पोर्स होते हैं। अब जो कैपिलरीज में पोर्स होते हैं उसमें से, ठीक है, उसमें से जो फ्लूइड होता है ब्लड का, सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो एस्केप कर जाता है। कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं उनमें से सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड एस्केप करेगा, और वो कहां पे आ जाएगा, जो आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, जो सेलुलर स्पेस है आपके, वहां आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, अब वहां करके जमा हो गया, वहां करके ये जमा हो गया, तो जैसे ये वहां करके जमा हो जाएगा तो इसी को मैं बोल देता हूं क्या, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ। अब आपने कहा सर तो ये तो एक तरीके से प्लाज्मा ही हो गया, अगर ब्लड आ रहा है तो भैया उसके साथ प्लाज्मा भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्लाज्मा इटसेल्फ, बट ऑलवेज रिमेंबर इट हैज लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज कंपेयर टू द प्लाज्मा। कि जो अंदर ब्लड है, जो आपका नॉर्मल ब्लड है, उसका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द लिम्फ। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। दूसरी चीज क्या होगी भैया, एक तो इसमें प्लाज्मा होगा जो लीक करेगा, प्रोटीन्स होंगी, और आपके ब्लड सेल्स होते हैं। और हमेशा याद रखना, आपका एग्जामिनर आपको भैया कंफ्यूज कर सकता है कि भैया इसमें क्या है, दिस इज, आपने कहा ये भी रेड होगा सर, नहीं, इट इज व्हाइट इन कलर, इट इज कलरलेस। अगर ये कलरलेस है तो इसमें कौन क्या मिसिंग है, आरबीसी मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, आरबीसी मिसिंग है। हमने कहा ठीक है, इसका काम क्या होगा कि भैया ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, इट कैरीज डाइजेस्टेड फैट्स, it carries digested fats from intestine, small intestine to be more specific। आपने कहा ठीक है, ठीक है, और क्या करेगा, अब जैसे जैसे ये लिम्फ बढ़ता जाएगा, तो आपने कहा सर ये तो ब्लड के लिए नुकसान वाली बात है कि भैया लिम्फ बनता जा रहा है, ब्लड मेरी बॉडी का कम होता जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड हो जाएगा, इट ड्रेन्स बैक एक्स्ट्रा फ्लूइड इनटू ब्लड। बात समझ में आ गई। हुआ क्या है सिंपली कि जो मेरी कैपिलरीज है उनमें पोर्स थे, और उनमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो है वो भैया लीक कर गए, और वो उसमें आरबीसी मेरे नहीं थे, तो वो क्या था, कलरलेस था, और वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जमा हो जाता है। उसका काम है फैट्स को ट्रांसपोर्ट करना, और जैसे ही वो ज्यादा होता है इट ड्रेन्स बैक। तो आपने कहा इतनी सी बात है, क्लियर है। तो लिम्फ की बात हो गई। अब जरा आगे चलेंगे, तो अब हम बात करेंगे भैया, अब हम किसकी बात करेंगे सर, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक एग्जाम में भैया ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन बनता है। अब ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, दिस इज बेसिकली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द ब्लड वेसल्स। आपने कहा कि सर है क्या ये, फोर्स exerted by the blood against the blood vessels। जो भी मेरी ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल पे जो ब्लड फोर्स लगाएगा वही मेरा क्या है, हमने कहा ब्लड प्रेशर है। दूसरी चीज मैंने आपसे पूछी कि ब्लड प्रेशर मेरा ज्यादा किस में होगा, आर्टरीज में ज्यादा होगा या वेन्स में ज्यादा होगा, ये आर्टरीज में ज्यादा होगा कि वेन्स में। आपने कहा सर आर्टरीज जो है वो पंप्ड ब्लड लेकर के दानी, मैंने बताया थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है, तो ये सिंपल सी बात है, इट इज मोर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ये क्या है, आर्टरीज में ज्यादा है और वेन्स में कम है, हमने कहा ठीक है। तीसरी चीज समझो कि भैया ये सर होता कैसे है ब्लड प्रेशर, दो तरीके का होता है। एक होता है जी आपका सिस्टोलिक डायप्रेशर। क्या होता है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपने कहा अच्छा सिस्टोलिक प्रेशर क्या है। अब देखो ब्लड प्रेशर लग कैसे रहा है, कौन सा, कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ही तो एओर्टा में आ रहा है, एओर्टा से आ रहा है भैया आपका कहां, आर्टरीज में आ रहा है। इतनी बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको। सो व्हेन दिस राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, तभी तो मेरी आर्टरीज में क्या है, प्रेशर लग रहा है। तो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे लग रहा है,
इसको बोल देता हूं सिस्टोलिक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये फिर से रिलैक्स होता है टू फिल अप द ब्लड। तो भैया ऐसी सिचुएशन में जो ब्लड जो प्रेशर लेगा उसको बोल देता हूं मैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होगा सर? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज या ऑन द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। अब आप बताओ मेरे को कि अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में ज्यादा कौन सा होगा? सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में कौन सा ज्यादा होगा? आपने बोला कि सर जी सिस्टोलिक ज्यादा होना चाहिए, तो एक नॉर्मल ह्यूमन में जो प्रेशर होता है भैया आपका वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg इन अ हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी अराउंड दिस। अच्छा, अब मैंने कहा ये 120 क्या है, डायस्टोलिक है सिस्टोलिक है? सिस्टोलिक प्रेशर। मैंने कहा 80 क्या है, आप सीधे बोलोगे मेरे से सर दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर। बात खत्म। इतनी बात सबको समझ में आई। इसी के साथ साथ एक और चीज आपको याद रखनी है वो चीज ये है कि ब्लड प्रेशर जो हमेशा जो मेजर किया जाता है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उसको बोल देता हूं मैं स्फाइगमो मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आओ जरा अब बात कर लेते हैं आगे। चलिए, ब्लड प्रेशर की हमने समझ ली सारी चीजें कि भैया ब्लड प्रेशर क्या है सर? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, रीजन में बता चुका हूं। प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल दैट इज रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर है 122/80। ठीक है, ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं हम? स्फाइगमो मैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या है, जमा हो जाता है ऑन द वॉल्स। तो भैया अब जब ये जमा हो जाएगा तो ब्लड को ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा टू फ्लो, और ब्लड ज्यादा प्रेशर लगाएगा इन वॉल्स पे क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया जहां से ब्लड हो रहा था। इसी सिचुएशन में बन जाता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय constriction of arterioles which result in increased resistance of blood flow. इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी और इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस बढ़ा देता है। इतनी सी बात आपको समझ आई तो बधाई हो, आपने पूरा ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया है। अब भैया जो आगे बात करेंगे हम वो करेंगे एक्सक्रीशन की, और एक्सक्रीशन इज फार मोर इजी देन द ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन बहुत इजी है। तो जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो भैया आपको पता है कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेरी हो रही है उनमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनना है। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होगा, ब्लड में डिसॉल्व होगा, ब्लड इनको किडनी तक लेके आएगा और किडनी इन्हें फिल्टर करेगा और किडनी इन्हें बाहर भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इतना काम है हमारी किडनी का और एक्सक्रीशन का। अच्छा, तो यही जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक, उसके साथ साथ क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। जैसे मैंने यूनिसेलुलर का बताया था आपको, यूनिसेलुलर क्या करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही वेस्ट निकाल देगा। बट हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो वी नीड सेपरेट ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पस। अच्छा, अब क्या है कि भैया आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से बना हुआ है, प्लीज एक चीज ये समझ लो। इसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ किडनी होता है। पेयर ऑफ किडनी मतलब दो किडनी होंगी। अच्छा, ये किडनी से भैया, किडनी से क्या होगा, किडनी से फिर भैया मेरी निकलती है क्या, यूरेटर्स। तो जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये होते हैं आपके यूरेटर। अब इस यूरेटर से जैसे जैसे वेस्ट बनता रहेगा, एक बूंद, दो बूंद, चार बूंद, धीरे धीरे क्या होगा, इस यूरेटर से भैया जो आपका वेस्ट ऑफ फ्लूइड है वो ड्रिप करता रहेगा, और ड्रिप कर करके ये एक जगह स्टोर होता है और उसको बोल देते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में आपकी क्या होंगी, वॉलंटरी मसल्स होंगी। अगर इनवॉलंटरी मसल्स होती तो आप 24 घंटे वॉशरूम में बैठे रहते। ठीक है, 24 घंटे वॉशरूम में बैठे रहते। ठीक है, तो होता क्या है, यूरिनरी ब्लैडर में इट फिल्स, यूरिन फिल्स, और यूरिन जब फिल हो जाएगा, जब आपको कंप्लीटली वो पूरा जब फिल हो जाता है तो यू गेट सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन कि हाँ भाई ठीक है, नाउ यू शुड गो एंड यूरिनेट। तो फिर क्या होगा कि जो यूरेथ्रा होता है, दिस इज बेसिकली द ओपनिंग ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर, और उस यूरेथ्रा के थ्रू यू पास आउट योर यूरिन। सो दिस इज बेसिकली द एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आई बात? क्या क्या आएगा इसमें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका कि भैया क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो भैया ये दो, भैया एक पेयर ऑफ किडनी है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है, विच मेक्स अप योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आओ जरा बात समझते हैं आगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। हमने कहा ठीक है, किडनीज कहां लोकेटेड होती है, एब्डोमन में। ठीक है, दो होती हैं। यूरिन प्रोडक्टेड इन द किडनीज,
प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज, passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. इतनी बात हमें समझ में आ गई. Purpose of making urine is to filter out waste product from the blood. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी भैया हमने लंग से, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालेंगे हम कहां से? थ्रू द किडनीज. बात समझ में आई? Then it is no surprise that the basic filtration unit in the kidneys like in the lungs is a cluster of very thin walled capillaries. यहाँ भी क्या होगा, जब आपका ब्लड लेकर के आएगा, जब ब्लड क्या लेकर के आ रहा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट लेकर के आ रहा है, तो वो ब्लड की जो आपकी वेन्स होंगी, जो ब्लड वेसल्स होंगी, वो क्या करेंगी, अगेन कैपिलरीज में खुल जाएंगी, और एक जो कैपिलरी है वो पूरा एक क्लस्टर बना लेती है कप शेप्ड, और उसको मैं बोल देता हूं बॉबमैन्स कैप्सूल. प्लीज रिमेंबर. ठीक है, अब मैं आपके लिए लिख देता हूं. आई डोंट वांट दैट यू पीपल शुड बी कंफ्यूज्ड एट ऑल फॉर द थिंग्स. प्लीज राइट डाउन दिस थिंग इन योर नोट्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, कि सर मेरा ब्लड है coming via vessels, it then again opens up into the capillaries, और आपकी किडनी के अंदर आकर के these capillaries make Bowman's capsule. Bowman's capsule. Bowman's capsule का भी डायग्राम दिखाऊंगा. It is a cup-like structure of these capillaries only. Bowman's capsule है, और जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है भैया मेरी किडनी के अंदर, उसको बोल देता हूं मैं नेफ्रॉन्स. देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. तो आपसे पूछता है कि भैया बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, वो है आपके नेफ्रॉन्स, जो फिल्टर करते ही रहेंगे, थकते ही नहीं है. बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट. और भैया ये फिल्ट्रेशन होने के बाद जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको सम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया जाएगा, जिसमें आपका यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारे वेस्ट मटेरियल्स आपके होंगे. यूरिया होगा, नाइट्रोजन होगा, और वो नेफ्रॉन्स उसको फिल्टर कर देगा. यही यूरिया नाइट्रोजन अलोंग विद सम वाटर passes to the ureter, और यूरेटर से कहां स्टोर होगा ये? यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर, और इसी यूरिनरी ब्लैडर से भैया पहुंच जाएगा कहां? ये पहुंच जाएगा भैया आपके जब यूरेथ्रा के थ्रू इन योर वॉशरूम. ठीक है, इन आइडियल सिचुएशन. बाकी इमरजेंसी हो तो कहीं भी धरना बहाते हो आप, चलो, तो ये आप वॉशरूम में पहुंच जाओगे. इतनी बात समझ में आई? सो दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट इज इजी इन कंपैरिजन टू द. अब देखो यहां देख सकते हो आप. ठीक है, मेरा क्या हुआ कि भैया ये है आपका बॉवेंस कैप्सूल, अ कप लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स. आपने कहा ठीक है, आपके फिर यहाँ पे नेफ्रॉन्स आएंगे आगे. जो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, आप देख सकते हो. दीज नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स. इतनी बात समझ में आई? ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स. Packed close together, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. कि भाई जैसे हमने देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से एब्जॉर्प्शन हो रहा था वाटर का आपके एक्सक्रीटा में से, तो उसी तरीके से अगर कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट वगैरह बच जाएंगे इसमें, तो वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन कि कितना एक्सेस वाटर है आपकी बॉडी में और कितने डिजॉल्व वेस्ट उसके साथ बाहर भेजने हैं. यूरिन जो किडनी में बनता है वो भैया आपके यूरेटर में आता है. यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन इज स्टोर्ड इन द आपके यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge of यूरिनेशन, और वो यूरेथ्रा के साथ बाहर चला जाता है. ब्लैडर आपका मस्कुलर होता है, सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर. एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट. तो ये बात कर ली हमने. अब यहाँ पे आपके भैया सारे के सारे लाइफ प्रोसेस खत्म हो चुके हैं. बधाई हो आपको. किसके? एनिमल्स के और ह्यूमंस के. अब बात करेंगे प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. वेरी इजी टॉपिक. बस 2-3 चीजों का ध्यान रख लेना, वहीं आपको आपका एग्जामिनर फंसा सकता है भैया. क्या करना है आपको? 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, वहीं आपको आपका एग्जामिनर फंसा सकता है. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं प्लांट के वेस्ट क्या है. सबसे पहला वेस्ट है ऑक्सीजन. कई बार अब तक चीख चीख के मैंने आपको पढ़ा दिया ऑक्सीजन कैसे निकलती है भैया, स्टोमेटा से आती है सर. अच्छा ठीक है, अच्छा वो वेस्ट में पढ़ेंगे, नो वरीज. अभी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं. आओ, तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट क्या क्या करना है प्लांट को. तो सबसे पहले तो सर वाटर एंड मिनरल्स. अब वाटर एंड मिनरल्स कहां से करने हैं? कि सर वाटर कहां पे आता है प्लांट के पास? रूट्स में आता है.
रूट्स में आता है। दूसरा करना है भैया फूड, फूड कहां बन रहा है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन द लीव्स, वो पूरा कहां पहुंचाना है, इन द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट, लीव से पूरी बॉडी में पहुंचाना है। वाटर एंड मिनरल्स क्या करने हैं, रूट से ऊपर पहुंचाने हैं। तो भैया ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे होगा, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट को इन्हीं दो चीजों की जरूरत है, वाटर की और भैया जो आपका फूड बन रहा है उसको। तो अब मैंने आपको पढ़ाया था कि वाटर एंड मिनरल्स आर बेसिकली ट्रांसफर्ड बाय द जाइलम, और भैया ये जो फूड है दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द फ्लोएम। अब थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा मैं कि भैया किस तरीके से जाता है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है इन द जाइलम एंड द फ्लोएम, इतनी सी बात है। तो भैया प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम द लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को मूव करेगा जो सॉइल से आएंगे, अदर है फ्लोएम, वो ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ से कहां पे, प्लांट के पास। अब देखो होता क्या है, वाटर कैसे मूव करता है बॉयज एंड गर्ल्स, आगे समझाता हूं। मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है, ये हमारी सरफेस है, सरफेस के अंदर क्या होगा, सरफेस के अंदर सर प्लांट की होंगी रूट्स। अच्छा, उसके ऊपर क्या होगा सर, स्टेम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा सर, पूरी लीव्स वगैरह होती है हमारे प्लांट की, हमारा पूरा प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ होगा क्या, जब वाटर ट्रांसफर होगा तो ये जो रूट्स होती हैं, रूट्स लेती हैं वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि these roots also नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, रिमेंबर दीज मिनरल्स के उसके साथ साथ लेती हैं। तो ये क्या करेंगी, these roots take up some ions, टेक अप आयंस, और जैसे ये आयंस ले लेंगी, इन सारे सॉल्ट्स को ले लेंगी, तो इनका वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द लैंड जो इनके आसपास है नीचे। तो फिर क्या होगा, ऑस्मोसिस। तो वाटर विल मूव फ्रॉम द सॉइल टू रूट्स। अच्छा, अब ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट है, दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कांस्टेंट। तो ये क्या करेगा, जो भी वाटर मेरी रूट्स में आया, इट विल पुश द वाटर अपवर्ड्स। अच्छा, बट एक चीज समझो कि सर जी ये पुश तो कर लेगा बाई दिस प्रोसेस, कि ऑस्मोसिस से और पानी आ रहा है तो ऊपर पुश हो रहा है प्लांट में, पर सर प्लांट इतना ज्यादा टॉल होता है कि इज दिस सिंगल प्रोसेस एनफ टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, देन माय आंसर विल बी नो। ठीक है, इट इज असिस्टेड बाय द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से कैसे असिस्ट होगा, आपको मैंने बोला था कि भैया द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। और ट्रांसपिरेशन कैसे होता है भैया, कि जैसे आपका स्टोमेटा खुलता है, कब खुलता है, जब वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करके वो स्वेल हो जाता है, तो स्वेल हो जाता है तो वो ओपन हो जाता है। फिर क्या होता है, जब पानी लूज कर देता है तो भैया क्या होता है, श्रिंक हो जाता है वो, और आपके स्टोमेटा पोर्स बंद हो जाते हैं। जैसे आपके स्टोमेटा के पोर्स बंद होंगे तो वो बाकी का जो पानी है आपके जाइलम के अंदर, उसे फिर से वो क्या करेंगे, स्टोमेटा में लेकर के आ जाएंगे। तो जब स्टोमेटा में लेकर के आ जाएंगे तो भैया बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन देयर जनरेट्स, डी पॉइंट में लिख लेना, देयर जनरेट्स अ सक्शन। भैया जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन से ऊपर जाता हुआ जा रहा है, तो नीचे का पानी ऊपर, फिर 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 नीचे का पानी ऊपर। सो दिस जनरेट्स अ सक्शन, दिस ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ सक्शन, और इसी सक्शन की वजह से फिर क्या होगा कि पूरा का पूरा पानी इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड। इतना आपको याद रखना है। तो आपको इतनी चीजें बस याद रखनी है कि आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो भैया आपको याद रहे। उसके साथ साथ आपको क्या पॉइंट याद रखना है, उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सर जी मेरी नाइट में तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, स्टोमेटा पोर्स बंद हो जाते हैं, नाइट में ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तो नाइट में दिस ऑस्मोसिस बिकम्स द मेजर थिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर, एंड इन द डे टाइम ट्रांसपिरेशन बिकम्स द मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस फोर्स, ट्रांसपिरेशन। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब सर बात करते हैं फूड के ट्रांसफर की। ये तो हो गया पानी का ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा आपका एग्जामिनर नहीं पूछेगा, बस इतना ही समझना है आपको, वो भी कंसेप्चुअली। उसके साथ साथ क्या होगा कि सर मेरा लीव्स में फूड बना, तो फूड बनने के बाद क्या होता है कि जो मेरा फ्लोएम होता है, अब याद रखना अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भाई ऑल द ट्रांसफर ऑफ वाटर इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड बाय द फिजिकल फैक्टर्स ओनली, डज इट रिक्वायर एनी एनर्जी ऑफ द प्लांट,
डज ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर एनर्जी ऑफ द प्लांट? नो। बहुत डिटेल में बता रहा हूं, जहां जहां फंसा सकता है। नो, इट डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी। बट सर डज ट्रांसफर ऑफ फूड, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू द अदर प्लांट्स रिक्वायर्स एनर्जी? यस। सबसे पहली चीज, यस इट रिक्वायर्स एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में आती है? एटीपी। तो इट दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, दिस प्रोसेस एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फैक्टर्स ओनली। तो भैया फ्लोएम के अंदर क्या होता है कि बाय द यूज ऑफ दिस एनर्जी सम अमाउंट ऑफ सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड। क्या करेंगे? फ्लोएम के अंदर भैया आपके सुक्रोज ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। अब जब सुक्रोज ट्रांसफर कर दी जाएगी भैया, तो उसका कंसंट्रेशन सुक्रोज का अंदर है और कंसंट्रेशन बाहर थोड़ा सा उसका कम है। जैसे भैया कंसंट्रेशन बाहर कम होगा, तो उसके बाद जो मेरा फ्लोएम होगा, तो जैसे जैसे जिन टिश्यूज से वो गुजरेगा उनमें क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उन टिश्यूज तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या क्या ट्रांसफर करेगा सर? ये फूड करेगा, फूड के साथ साथ कुछ और चीजें जैसे अमीनो एसिड्स, सुगर्स, अच्छा हमने कहा ठीक है सर। अब जैसे ये सुक्रोज लेगा ना, अब जैसे ही उसने सुक्रोज लिया, तो वाटर का कंटेंट क्या हो गया? यहाँ पे लो हो गया, और बाहर वाटर का कंटेंट हो गया बॉयज एंड गर्ल्स हाई फ्लोएम के। तो क्या होगा? वाटर विल मूव टुवर्ड्स द फ्लोएम। और जैसे जैसे अब आप जब जब फ्लोएम में पानी ज्यादा हो जाएगा, तो बाहर क्या है? जहां जहां से फ्लोएम गुजरेगा वहां वाटर का कंसंट्रेशन लो है, अंदर का कंसंट्रेशन है हाई। तो वाटर कहां से होगा? हाई से लो तक आएगा, और उसी वाटर के में डिसॉल्व होकर के फूड, अमीनो एसिड्स और शुगर हर टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। इतना आपको फ्लोएम में याद रखना है। यही है कहानी भैया आपके प्लांट की। अब जरा आओ मैं समझा देता हूं, चलिए आओ। मैंने बोला इन जाइलम टिश्यू वेशल्स एंड ट्रैकियार्स ऑफ द रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एट द रूट सेल इन कांटेक्ट विद द सॉइल, वो आयंस लेंगे। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, क्योंकि जहां भी सॉल्ट होंगे वहां वाटर का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगा जैसे जैसे आयंस आएंगे। और भैया वो क्या होगा कि आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आएगा। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम, creating a column of water that is steadily pushed upward push करेगा। However, this pressure itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we see in the plants. Plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest parts of the plant. वो strategy क्या है? Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata replaced by the water from the xylem vessels in the leaf, बता चुका हूं। In fact, evaporation of water molecule from the cell of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots। बात खत्म। तो the loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant, उसको मैं ट्रांसपिरेशन बोल देता हूं। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। इतनी बात समझा चुका हूं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन ट्रांसपिरेशन। अब भैया ऑब्वियस सी बात है, वाटर पूरी बॉडी में जा रहा है तो वाटर एक्ट्स एज अ कूलेंट, तो इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। Effect of root pressure is in transport of water is more important at night. During the day when the stomata are open, transpiration becomes a major force that derives, ठीक है, this transportation. Food कैसे होगा? Food कैसे होगा? Now let us consider how the products of metabolic process, photosynthesis, वो leaf से other parts में जाते हैं। This transport of soluble product of photosynthesis, इस process को बोलते हैं translocation, and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem, ऑलरेडी बता चुका हूं। Besides the products of photosynthesis, phloem ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड्स और बाकी के सब्सटेंसेस भी बता चुका हूं। These substances are specially delivered to the storage organs of the root, fruit और seeds, जहां पे ज्यादा नीड होती है, and to the growing organs. The translocation of food takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells and move upward and downward direction। कैसे होता है भैया? अनलाइक जैसे आपका जाइलम था, वो सिंपल फिजिकल फोर्सेस से हो रहा था, बट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? यूटिलाइज होती है एनर्जी। जैसे सुक्रोज ट्रांसफर किया जाता है बाय यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी, इससे क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यू का हो जाता है, कम हो जाता है, और कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम टू टिश्यूज which has less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant needs. For example, in the spring, शुगर स्टोर्ड इन द रूट, और वो दे दी जाती है किसको? बर्ड्स को, और जो भी ग्रो करना चाहती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स। हमने कहा ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट्स में? बहुत बहुत ईजी है। आप सबने देखी है, थोड़ी सी पीली पीली पत्ती गिरा देता है अपना प्लांट। कभी स्प्रिंग आएगा, कुछ आएगा तो ऑटम आएगा, सॉरी स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं, ऑटम, ठीक है। ऑटम आएगा तो बहुत सारी पत्तियां गिरा देता है। वो क्या होता है? प्लांट का वेस्ट होता है।
तो भैया प्लांट के वेस्ट में क्या क्या है, सबसे पहली चीज तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल जाती है किससे, स्टोमेटा से। दूसरी चीज क्या है, जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन से चला जाता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो लीव्स में स्टोर रहते हैं तो लीव्स गिरा देता है प्लांट अपना। अदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जैसे रेजिन्स एंड गम्स देखे होंगे आपने प्लांट के ऊपर, उनके फॉर्म में हो जाता है। और कुछ एक्सक्रीशन वो है सॉइल में भी कर देता है हमारा प्लांट। एंड दिस इज बेसिकली योर एक्सक्रीशन इन प्लांट। एंड बधाई हो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ बायो। लाइफ प्रोसेस सबसे लेंथी चैप्टर है, इसीलिए 2 क्लासेस हमने इसकी करी है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। आई होप आज के बाद भैया आपको न न्यूट्रिशन में दिक्कत आएगी समझने में, न भैया न्यूट्रिशन के बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आनी चाहिए, ना ही आपको ह्यूमन हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आनी चाहिए, और ना ही एक्सक्रीशन में। मैंने बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर करी है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है, तो प्लीज कीप इट रिवाइजिंग। हालांकि मैंने इतनी आसानी से और इतनी सिंप्लीफाई करके आपको चीजें समझाई है, तो इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। प्लीज कीप रिवाइजिंग, एंड ऑल दोज पीपल हु हैजंट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप येट, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और हम फटाफट से अब क्या है PYQ करना भी शुरू कर देंगे, बिकॉज नाउ यू हैव स्टडीड एनफ कि जिससे मैं चेक कर सकूं आप लोग रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो जल्द ही PYQ भी शुरू करेंगे, तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और तो कुछ नहीं है यार। ऑफिसर बनने का सबसे पहला फंडा यही है, यहीं से शुरू करना है। एक बार सिलेबस करना है, PYQs लगाने हैं, पहले पेपर निकालना है, उसके बाद SSP की बात करेंगे। तो भैया मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद गाइज।